हेलो दोस्तों, नूतन एजुकेशन पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित जो उपन्यास है खून का टीका। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखा है इसको और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और किसको समर्पित है ये? भाई श्री गोविंद को, क्योंकि जो यादवेंद्र शर्मा हैं उनको भाई श्री गोविंद की प्रेरणा से ही इसको लिखने का अवसर मिला था। तो अब हम पढ़ते हैं खून का टीका, जो सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट विषय से संबंधित है। पृष्ठभूमि है इसकी। प्रस्तुत जो उपन्यास है वो चित्तौड़ के जो महाराणा राणा हमीर के जीवन पर आधारित है। ठीक है। हमीर के पिता का नाम क्या था? अरी सिंह। इस उपन्यास में अरी सिंह है जो हमीर के पिता का नाम था। और हमीर राणा रतन सिंह के बेटे नहीं हैं, ये एक सामंत के पुत्र हैं। ठीक है। और इनके जीवन की बहुत सारी विवादास्पद घटनाएं हैं जो इसी में कुछ अंश इसमें दिए गए हैं खून का टीका में। और राजस्थान के इतिहास को जो प्रकाश में लाने वाले जो महान इतिहासवेता थे उनको भी ये उपन्यास समर्पित है। तो कौन कौन से हैं वो? मुणोद नैन्सी, कर्नल जेम्स टॉड, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ठीक है। इस उपन्यास को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। ठीक है। ये भाग 1 है। इसमें कुल 27 भाग है। ठीक है। 27 अध्याय बोलो या भाग बोलो, 27 अध्याय है इसके अंदर खून का टीका में। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही कैसे राणा हमीर चित्तौड़ को जीतता है, कैसे वो मालदेव को अपने हराता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है। और किस तरीके से वो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करता है, ये सारी करते हैं। ये सारी इस उपन्यास के माध्यम से बताई गई है। वैसे इस उपन्यास में अधिकतर नहीं, पूरे ही एक हमीर और उनके पिता का नाम काल्पनिक नहीं है। एक राणा रतन सिंह लाखा, उनका नाम काल्पनिक नहीं है। बाकी यादवेंद्र शर्मा चंद को जो नाम थे वो पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने काल्पनिक नाम ही सबको दे दिए। जैसे हमीर के जो राणा हमीर है उनके सहयोगी और उनके मित्र, उनको सबको काल्पनिक नाम दिए गए हैं। तो अब हम भाग 1 के बारे में देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये किसने किससे कहा था? ये पहले भाग के अंदर सबसे पहली ही लाइन है। ठीक है। ये सामंत लक्ष्मण सिंह है। लाखा जो थे जो लाखा थे वो, उनका पूरा नाम लक्ष्मण सिंह था। और जो लाखा थे वो जो राणा रतन सिंह थे उनके सामंत थे। तो उनको स्वप्न में कुलदेवी ने कहा था कि भाई मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो, क्योंकि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का खतरा मंडरा रहा था। इसीलिए एकलिंगेश्वर दीवान किसे कहा जाता है? मेवाड़ के राणा को कहा जाता है। जो मेवाड़ है वहाँ पे एकलिंगेश्वर यानी कि शिवजी हैं, उन महादेव हैं, उनके जो सेवक वो एकलिंगेश्वर दीवान। तो जो मेवाड़ के जो कुल देवता हैं उनके जो सेवक के नाम से जो मेवाड़ के राणा होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है। मेवाड़ के राणा को कहा जाता है। प्रचंड तिमर, ये एक शब्दार्थ है। इसका अर्थ है घना अंधेरा। ठीक है। मैंने लगभग इसमें सभी चीज़ें, मुहावरे और शब्दार्थ जो भी हैं वो सभी सम्मिलित किए हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के पिता व दादा का क्या नाम था? तो हमीर के पिता इस उपन्यास में अरी सिंह यानी अरसी व दादा लाखा थे, लक्ष्मण सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखा के कितने पुत्र थे? तो लाखा जो थे उनके 12 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े कौन थे? अरी सिंह थे, जिनको अरसी भी बोलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, राणा किसको बनाया गया? तो जो राणा थे कुलदेवी के आदेश से किसको बनाया गया था? तो अरी सिंह को बनाया गया था। यवन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यवन किसको कहा गया है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी को यवन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी को कितना समय हो गया चित्तौड़ पर घेरा डाले? बहुत समय हो गया। इसमें लगभग समय नहीं बताया गया है, सिर्फ दीर्घकाल ही बताया गया है। महीने या दिन इसमें नहीं बताया गया है, सिर्फ दीर्घकाल से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे घेरा डाले हुए पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्थिति में जलता प्रश्न कौन सा था? जो जलता हुआ प्रश्न यानी कि जो करण जिसको बोलते हैं, वो कौन सा प्रश्न था? तो मेवाड़ की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा प्रश्न था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी घेरा डाले हुए था, तो इसीलिए मेवाड़ की रक्षा करना सबसे जलता हुआ प्रश्न कहा गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके इरादे बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही नाकाब थे। तो वो रानी पद्मिनी को पाने के लिए, मतलब रानी पद्मिनी को अपने हरम में रखने के लिए और अपनी पत्नी बनाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखा के द्वितीय पुत्र का क्या नाम था? तो लाखा के जो द्वितीय पुत्र थे वो अजय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राणा कौन बना? तो प्रथम राणा जो थे वो अरी सिंह बने, लाखा के ज्येष्ठ पुत्र। ठीक है। युद्ध का कारण क्या बताया गया? तो युद्ध का कारण, मूल कारण ये था कि मनुष्य को अधिकार, लिप्सा व रूप और अर्थ की निरंतर भूख होती है, वही युद्ध का कारण होता है। अरी सिंह ने बताया ये वाला कारण कि जब मनुष्य में किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ पर अधिकार करने की और भूख आ जाए तो वो युद्ध करता है और युद्ध करके उसको जीतना चाहता है। पवन सिंह कौन था? तो पवन सिंह सेनापति था। ठीक है। बाद में पवन सिंह ने राणा हमीर की बहुत मदद करी थी, बहुत ही सेवा करी थी। मेवाड़ के लोग किन देवता को मानते थे? तो मेवाड़ के जो लोग थे वो एकलिंगेश्वर महादेव को मानते थे। ये एक महादेव हैं और जो यहाँ मेवाड़ के राणा थे उनको एकलिंगेश्वर दीवान कहते थे, यानी कि शिव कुल देवता के सेवक। अरी सिंह की पत्नी का क्या नाम था और कौन थी भाई? तो अरी सिंह की पत्नी देवी थी, देवी नाम था उनका, और वह एक कृषक कन्या थी और चंदानी राजपूत थी। सुअर को रज्जू यानी रस्सी से बांधकर कौन लाया था? तो युवती का नाम क्या था? देवी थी, जिससे अरी सिंह ने फिर बाद में विवाह कर लिया था। जब अरी सिंह का विवाह उस युवती से हुआ और ये बात लाखा जी को पता चली तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस इतना कहा, ठीक है ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। वो एक किसी राजघराने में अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का टीका कैसा उपन्यास है? तो खून का टीका ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है। फिर है, खून का टीका उपन्यास के लेखक कौन है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का टीका उपन्यास किस राजवंश के बारे में और राजा कौन है? तो शिशोदय राजवंश के बारे में है और एकलिंगेश्वर दीवान राणा हमीर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का टीका उपन्यास किस इतिहास वेता को समर्पित है? तो भाई श्री गोविंद जी अग्रवाल को समर्पित हैं ये। ठीक है। और उन्हीं से प्रेरणा मिली थी इनको
इस उपन्यास को लिखने की। किसको? यादवेंद्र शर्मा चंद्र को। राणा अरसी को किससे आघात लगा? राणा अरसी को लाखा के व्यवहार से आघात लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अध्याय है दूसरा, तो हम देखते हैं। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था नेतृत्व। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो राणा रतन सिंह के नेतृत्व में। सर्वप्रथम क्या होता है? तो सबसे पहले होता है जौहर। जौहर इसलिए होता है क्योंकि पहले जो राजपूत वीर होते हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई है ना, अब हमारी जो मान मर्यादा है वो सारी कोई भी छू नहीं सकता उसको, और हमारे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सबसे पहले जौहर होता है, सबको सुरक्षित किया जाता है। और उसके बाद केसरिया साफा पहन के, धारण करके, और फिर वो लोग केसरिया निश्चिंत होकर युद्ध करने जाते हैं केसरिया बना पहन के। ठीक है, विजय कौन हुआ? तो विजय साफ ही बात थी, अलाउद्दीन खिलजी हुआ था। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, किसका कथन है? ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। भाई आया तो किसी और ही चीज़ के लिए था, पर उसको तो कुछ भी नहीं मिला, राख ही मिली उसको बस। क्यों? क्योंकि सब कुछ जल चुका था, सारा किले विले सब ध्वस्त हो चुके थे, हर चित्तौड़ बिल्कुल सूना और खंडर बन चुका था। राजनीति में किसका कोई स्थान नहीं होता? दया और करुणा का। राजनीति में किसका स्थान नहीं होता है? तो दया और करुणा का स्थान नहीं होता। ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही कथन है, क्योंकि जब उसने इतना विध्वंस देखा तो उसका मन एक बार पिघलने लग गया था, पर फिर उसने वापस से कहा नहीं नहीं, राजनीति में तो दया और करुणा होती ही नहीं है, राजनीति तो राजनीति होती है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कौम किसको कहा गया? तो बहादुर कौम राजपूतों को कहा गया। ठीक है, तीसरा अध्याय ये है, इसके अंदर जो राणा हमीर है वो मूंजा बालेचा है, एक गोडवाड़ का धाड़ेती। धाड़ेती यानी जो धाड़े धाड़े डालते थे, मतलब डाका डालते थे। पहले के ज़माने में डाकू नहीं बोलते थे, उनको धाड़ेती बोलते थे। तो कहीं जो अमीर लोग होते थे उनके यहाँ डाका डाल के, और जो धन मिलता था वो गरीब जनता में बांट देते थे। पर ये मूंजा बालेचा ऐसा था कि ये गरीबों को भी लूटता था और अमीरों को भी लूटता था। ये भी एक राजपूत ही था, गोडवाड़ का था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय सिंह कहाँ निवास कर रहे थे और कैसे? तो केलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में और निर्वासित प्राणी से निवास कर रहे थे। केलवाड़ा कहाँ स्थित है? तो केलवाड़ा मेवाड़ की पश्चिम दिशा की ओर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नाम का एक समृद्धशाली नगर है, उसी की चोटी पर केलवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट, तीसरे अध्याय में यवनों ने चित्तौड़ को किस शासक को सौंपा? जालोर के चौहान नरेश मालदेव को सौंप दिया था। ठीक है, यवनों ने चित्तौड़ को। मूंजा बालेचा कौन था? तो मूंजा बालेचा राजपूत पर काम, डाके डालना, पराक्रमी और निर्दयी भी था। अजय सिंह किससे परेशान थे? तो अजय सिंह मूंजा बालेचा से ही परेशान थे। अजय सिंह ने किसको मूंजा बालेचा से सर्वप्रथम पराजित करने भेजा? अजय सिंह के बेटों अजीत सिंह व सुजान सिंह को भेजा, जो असफल हुए। अजय सिंह को किसकी याद आई? तो अजय सिंह को उसके बाद अरी सिंह के पुत्र हमीर की याद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर कहाँ रहते थे? तो किसके साथ रहते थे? उनवा गांव में रहते थे और अपनी माता देवी के साथ रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर कौन कौन सी कला में निपुण थे?
तो हमीर मलखम, कुश्ती, तलवार चलाना, तीर चलाना, अश्वारोहण, पढ़ना इत्यादि सभी में निपुण थे। हमीर का व्यक्तित्व कैसा था? हठीला व कुशाग्र बुद्धि वाला, तेजस्वी, किशोर। हमीर का तो हट बहुत ही खतरनाक था। वो बहुत ही हठी थे और बहुत ही जिद्दी थे। जो एक बार ठान लेते थे वो करके रहते थे। हमीर को किसकी कहानियाँ रुचिकर लगती थी? तो हमीर को ध्रुव, प्रहलाद, वीर, अभिमन्यु की कहानियाँ अच्छी लगती थी। हमीर अपनी माँ से क्या प्रश्न करते थे? अपने घर कब जाएंगे और मेरे काका सा कहाँ हैं? हमीर से कौन सी भावना भरी थी? राष्ट्रीयता की। वह अपनी भूमि को आज़ाद करवाने की ललक भरी थी और राष्ट्रीयता की भावना भरी थी। सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। इसमें मुहावरा आया हुआ है भाई, सोने का सुहागा। तो उस मुहावरे का अर्थ है अच्छे में और अच्छा होना। हमीर को ले जाने कौन आया? तो अजय सिंह के दूत आए थे। वृद्ध जन क्या कर रहे थे जब हमीर गांव छोड़कर जा रहे थे? तो वृद्ध जन कह रहे थे आज गांव का रखवाला जा रहा है। देवी की स्थिति कैसी थी हमीर के जाने पर? सुख, दुख, गौरव और आकांक्षा, उत्साह, भय, विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था। हमीर देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहते थे? तो स्वदेशानुराग का महामंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काटना चाहते थे। हमीर को उनके चाचा ने क्या प्रयोजन बुलाया था? कोडवार का जो डाकू था मुंजा बालेशा, उसको पकड़ने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी आशा को मैं पूर्ण करूंगा। किसने कहा? किससे? हमीर ने अपने चाचा अजय सिंह से कहा। हमीर के साथ कौन गया? पवन सिंह और 2 व्यक्ति। कहाँ पे गए थे? मुंजा बालेचा को मारने के लिए। खून का टीका में काल्पनिक पात्र कौन है? तो पवन सिंह है, मेरा, शेरा, अजय सिंह, अरी सिंह सभी काल्पनिक पात्र हैं। मुंजा बालेचा कहाँ गया हुआ था? सामेरी गांव जलसे में। ठीक है, अपने मित्र के यहाँ। मुंजा बालेचा कहाँ ठहरा हुआ था और क्यों? मित्र के यहाँ किसी वर्षगांठ की उपलक्ष्य में। मुंजा बालेचा कैसा व्यक्ति था? जलसे में भी सावधान, हष्ट-पुष्ट और लंबा चौड़ा। अजय सिंह हमीर के क्या लगते थे? अजय सिंह हमीर के क्या लगते थे? चाचा। अजय सिंह ने तत्काल क्या घोषणा की? राणा हमीर को सिसोदिया वंश का राणा और एकलिंगेश्वर दीवान बनने की। एकलिंगेश्वर का दीवान का अर्थ क्या होता है? तो कुल के देवता का सेवक। अजय सिंह के पुत्रों का क्या नाम था? ये रुष्ट क्यों हुए? अजय सिंह, सुजान सिंह 2 पुत्र थे, अजीत सिंह और सुजान सिंह। हमीर को एकलिंगेश्वर दीवान बनाने पर वो रुष्ट हो गए थे। अजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई? अल्पकाल में ही हो गई, छोटी उम्र में ही। सुजान सिंह कहाँ चले गए थे? दक्षिण की ओर चले गए थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट बाद में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी मैं। धन्यवाद।